Okay, it's 8 o'clock. Bismillahirrahmanirrahim. Participants, I'm sure that I'm audible and the screen is there. Okay. So जी हम क्विकली जरा मूव ऑन करेंगे यहाँ से। हमने लास्ट टाइम जो है कुछ डेंसिटीज को देख रहे थे और आज हम जो है देखेंगे जी मुगल डेंसिटी को। हम पाकिस्तान अफेयर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता दूं कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो चीजें हमें कभी नहीं भूलनी है। पहली चीज ये कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा हम जरूर देखेंगे, हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि वो चीज जो है वो किस तरह से अकर हुई। वन पेपर एग्जाम्स के लिए जितने भी हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड, इवन पीएमएस के अंदर भी जब जीके का पेपर आता है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है। दूसरा हजूर वाला एक चीज याद रखिएगा, बचपन से आप पाकिस्तान अफेयर्स को, इस्लामिक स्टडीज को, कंप्यूटर्स को, तमाम चीजों को पढ़ते आए हैं। ये चीजें ना तो तब्दील हुई हैं ना ही तब्दील होंगी। बहुत कम होता है कि दुनिया में कोई नई कंट्री बन जाए, बहुत कम होता है कि कहीं से कोई नया दरिया आ जाए या कोई नया ओशन जो है वो आ जाए। बहुत कम होता है कि कोई आपने जो है वो कैपिटल्स कंट्रीज आए दिन तब्दील कर लें। बहुत कम होता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो आपको नए सिरे से याद करना पड़े। एक ही दफा चीजों को याद करना पड़ेगा, एक ही दफा चीजों को मेहनत से और ढंग से समझना पड़ेगा। और जब आप तमाम चीजों को ढंग से समझ लोगे फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ना तो आपकी जो पाकिस्तान अफेयर्स है वो तब्दील होगा, ना आपके पास इस्लामिक स्टडीज तब्दील होगा, ना पाकिस्तान अफेयर्स की जो हिस्ट्री है मुगल बादशाहों के दौर से ना तो वो तब्दील होगी। ना जहीरुद्दीन बाबर बदलेगा, ना हुमायूं बदलेगा, ना शेर शाह सूरी बदलेगा, ना इनकी डेट्स बदलेंगे। एक दफा समझ लें, एक दफा तैयार कर लें। कोशिश करें कि ये नोटबुक अपने पास रखें और तमाम चीजें जो है वो याद है। आपके सामने भी एक पिक्चर है, एक रैंडम गेस करें आपको ये किसकी पिक्चर लगती है। मुमकिन है कि कोई भी पिक्चर हो, कोई भी गेस हो सकता है। क्या लगता है ये कौन हो सकता है? मुगल बादशाह, बादशाह या बादशाह? मरियम जफर वालेकुम सलाम। ओके, बादशाह है हाँ। बादशाह, अच्छा किंग लिखना चाह रहे हैं। हमारे पास ये जो पिक्चर है ये जहीरुद्दीन बाबर की है। कहानी यहाँ तक तो बड़ी क्लियर है, पिक्चर हमने देख ली, बड़ा अच्छा लगा हमें पिक्चर देख के। बाबर जो है इंडिया में एक सल्तनत का बानी समझा जाता है, फाउंडर समझा जाता है। कहा जाता है कि बाबर अगर ना होते तो शायद ये फाउंडेशन, ये एम्पायर कभी इंडिया में ना आती और वो हमारे पास है मुगल एम्पायर। ये पहला एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। जहीरुद्दीन बाबर जो है वो इंडिया में मुगल एम्पायर के बानी समझे जाते हैं और ये इनका ये है। इसके बाद नंबर 2 पे समझने की कोशिश करते हैं। बाबर ने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी 1526 के अंदर। इन्होंने मुगल एम्पायर की बुनियाद 1526 में रखी थी, लेकिन इन्होंने डिफीट किया था। किसको डिफीट किया था? इब्राहिम लोदी को। इन्होंने, इब्राहिम लोदी यहाँ पे पहले से थे, इब्राहिम लोदी को शिकस्त देके इन्होंने यहाँ पे मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। याद रहेगा, आई एम श्योर कि कभी भूलोगे नहीं इस चीज को। ये ये चीजें याद रहेंगी कि इब्राहिम लोदी को इन्होंने शिकस्त देके यहाँ पे रखे थे। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है, अगर हम ये कहें जो इससे पहले जितनी डेंसिटीज थी, लोधी डेंसिटी थी, तुगलक डेंसिटी थी, सदात थी, खिलजी थी, सलेब थी, वगैरह वगैरह, वो सब की सब खत्म हो गई जब बाबर ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। तो हम ये कहें कि बाबर जो है वो जैसे आया तो मुगलों की हुकूमत शुरू हुई और पुरानी सारी की सारी डेंसिटीज खत्म हो गई, ये गलत नहीं होगा। बाबर हमारे पास आया कहाँ से था? बाबर आता है जी फरगाना से, FERGANA, फरगाना इसे हम कहते हैं। लेकिन ये फरगाना की डिटेल्स क्या है, ये फरगाना होता क्या है, किस सिटी का नाम था? जब भी याद रखेगा, बेसिक बेसिक लेवल पे कुछ सिटीज को देखें, समझने की कोशिश करें, कुछ डिटेल्स एक्सप्लोर कर लिया करें। हमारे पास ये फरगाना की कुछ बेसिक डिटेल्स है। अब इसमें से मैं ये चाहूंगा कि कुछ सेकंड्स का टाइम लीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। जब आप इसको पढ़ लें, इसको एक दफा कंप्लीट कर लें, तो आपने चैट बॉक्स में जरा डन लिखिए कि आपने जो है वो इसको पढ़ लिया। सो जैसे ही आपने इसको रीड आउट करना है, ये जो फरगाना मैंने आपके सामने लिखा,
सो वंस यू आर डन, राइट डन इन द चैट बॉक्स। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन में पढ़ना क्या था और आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड है। ये फरगाना के बारे में कुछ पढ़ लीजिए। मुगल बादशाह हमारे पास जहीरुद्दीन बाबर जो है वो हमारे पास आए थे इंडिया से, यहाँ से फरगाना से, जो कि अब उज्बेकिस्तान के अंदर है। मलिक आमिर हयात साहब ने डन लिखा है तो उन्होंने पढ़ लिया। इनके अलावा और किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक? ओके, रुबाब ने पढ़ लिया। ओके जी, याद रखिएगा हमारे लिए कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे बाकी थे। फरगाना कहाँ पे वाक़या है? उज्बेकिस्तान के अंदर है। फरगाना जो हमारे पास है ये कहाँ पे उज्बेकिस्तान में है जी? ईस्टर्न उज्बेकिस्तान के अंदर है। फरगाना जो है हमारे पास एंडीजन से इसका कितना फासला है? 75 किलोमीटर से। ठीक है जी। तो फरगाना जो है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिटी था जो इसकी डेट थी कि कब ये फॉर्म किया गया था, वो हमारे पास कुछ ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ये याद रह जाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी याद रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये डिटेल्स आपने जो है वो पढ़नी थी। तो यहाँ से बाबर आए थे, बाबर आए थे फरगाना से। फरगाना उज्बेकिस्तान के अंदर है, ईस्टर्न उज्बेकिस्तान के अंदर है। एंडीजन नामी सिटी से ये 75 किलोमीटर के फासले पर, और ये शहर 1876 में वजूद में आया था। तो ये हम जो है वो कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कहानी हमारे पास अभी बाबर पे ही वापस जाएगी। तो ये जहीरुद्दीन बाबर के मुतालिक हम जो है वो डिटेल समझने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का मकबरा टॉम जो है कहाँ पे वाक़या होगा? कोई गेस करते हैं आप? बाबर जो है फरगाना से आपके पास आया था और इंडिया में आया था। मकबरा कहाँ होगा? कोई रैंडम गेस। दिल्ली में होगा, लाहौर में होगा, या जो है वो कहीं उज्बेकिस्तान में होगा, कहीं और होगा। एक्सीलेंट, नाइन, वेल डन। बाबर में का मकबरा जो टॉम है वो काबुल के अंदर है। ये जरा याद रखिएगा, बाबर वहां पे है। ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं है। एक क्वेश्चन जो है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते रहते हैं, लेकिन एक बिरादरी का नाम आपने सुना होगा, और वो बिरादरी आपके पास जो है वो कामरान बिरादरी के तौर पर जानी जाती है। कामरान बिरादरी बेसिकली लाहौर के अंदर रहती है। ओल्डेस्ट अभी भी है, ओल्डेस्ट मुगल बिरादरी है। कामरान जो है वो बाबर का बेटा था, और कामरान जो अभी वो बाकी नहीं है कामरान जो है, लेकिन कामरान बाबर का जो है वो बेटा था। और ये सुतैला बाई था बाबर के बेटे हुमायूं का। तो ये याद रखिएगा कि कामरान बिरादरी जो है एक ऐसी बिरादरी है मुगलों की जो सबसे ओल्ड है। तो जी, बाबर के दौर में कई किताबें लिखी गई, कई काम हुए, लेकिन एक किताब जिसको बड़ी शोहरत मिली और बड़े अरसे तक वो किताब मशहूर रही, वो है जी तुज़्के बाबरी। सो हमारे पास तुज़्के बाबरी जो है वो तर्किश जुबान में लिखी गई। ये आप जो है अजूर वाला कभी नहीं भूलेंगे। तुज़्के बाबरी जो है वो तर्किश के अंदर थी, ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं यहाँ से। हमारे पास जो है बाबर की जब हम बात करते हैं, जहीरुद्दीन बाबर जो है, बाबर ने, मैंने बताया, इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। और लेकिन इसकी कहानी कोई इतनी आसान नहीं थी बाबर की। बाबर के कहानियों के बारे में, बाबर की हिम्मत वाली दास्तानों के बारे में हमें पता चलता है जी गुलबदन बेगम से। अब ये गुलबदन बेगम कौन है जिनसे हमें इनका पता चलता है? गुलबदन बेगम जो है वो बेसिकली जहीरुद्दीन बाबर की बेटी थी। इन्होंने एक किताब लिखी है, और वो किताब आपसे अक्सर पेपरों में पूछी जाती है कि उसका नाम क्या था। वो जी हुमायूं नामा था। ठीक है, ये उन्होंने अपने भाई के ऊपर लिखी हुमायूं नामा। वहां से हमें पता चलता है, वहां से हमें जी पता चलता है गुलबदन बेगम ने जो इनके बारे में लिखा। बाबर का सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल जो रहा था वो 1526 से शुरू होता है और 1530 तक रहता है। ये आपने कभी नहीं भूलना, बड़ा फ्रीक्वेंट आने वाला क्वेश्चन है। कुछ आगे चलते हैं। कहानी में ट्विस्ट जब आता है, बाबर जो है ये कोशिश करता रहा कि मैं कहीं ना कहीं पे हुकूमत करूं। बात ये थी
इसके एक चचा थे बाबर के, जिसका नाम अहमद मिर्जा था, याद रहेगा। अहमद मिर्जा था, 1496 की बात है। अहमद मिर्जा से बड़ा लगाव था इसका, बड़ी मोहब्बत थी इसकी। 1496 में अहमद मिर्जा की वफात हो गई। ठीक उसके 2 साल बाद बाबर ने प्लान किया कुछ अपनी भी हुकूमत होनी चाहिए भाई, तब तक इस तरह से बैठे रहेंगे। कोशिश की एक सिटी को फतह करने की, कि मैं आपके घर से निकलूंगा, समरकंद को फतह करके आऊंगा। अब ये क्या हुआ, समरकंद का नाम आ गया और अब हमें दोबारा से समझना पड़ेगा कि समरकंद कहाँ पे है। चलिए समरकंद को देखने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास पिक्चर में समरकंद आ गया। अब जरा समरकंद को देखने की कोशिश कीजिएगा। ये समर उज्बेकिस्तान के अंदर, एक समरकंद एक उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है। ये इट इज ऑन सिल्क रोड। ये वो सिल्क रोड कौन सा है, जो कि लिंक करता है चाइना को मेडिटेरेनियन सी के साथ। अब हमारे पास समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर है, और बाकी जो इसकी डिटेल्स मैंने आपके सामने पुट की हैं, इनको देख लीजिएगा, आसानी से मिल जाएंगी। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं समरकंद के हवाले से, तो इन्हें आप जो है वो नहीं भूलेंगे। ऑफ है, ये बंद कर। हाँ जी। अच्छा जी, अब जो है बाबर के बारे में काफी चीजें हमें जो है वो पता चल चुकी हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और काफी एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए। अगर कुछ और समझ में आ जाए तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है एक पूरा पेपर ही हल हो जाएगा। अब बाबर जो है 1496 में अंकल की वफात के बाद जो है उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ करना है भाई। समरकंद पहुंचा, और 1497 में इसने क्या किया जी, इसने समरकंद को फतेह कर लिया। क्या बात है, सभी बड़े खुश हुए। लेकिन बाबर इस फतह के बाद बीमार हो गया। अब बीमार हुआ तो डेफिनेटली जो दोस्त थे उन्होंने हिसाब लगा लिया कि अब बादशाह जो है वो शायद दुनिया से ही जाने वाला है। फरगाना के अंदर जहाँ पे इसने अपनी हुकूमत कायम कर ली हुई थी, वहां पे बगावत हो गई। फरगाना में एक रिवॉल्ट खड़ा हो गया, एक घराम मच गया। अब क्या हुआ, वो जो बागी थे उन्होंने हुकूमत काबू में कर ली। अब ये क्या था, ये बाबर उन दिनों में फरगाना में था, इसको होते हुए वहां पे रिवॉल्ट आ गया, और इसको होते हुए रेबल्स ने, बागी ने कब्जा कर लिया। बीमार था, कुछ कर नहीं सका, इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, समरकंद तो हमारे पास है, समरकंद चलते हैं। समरकंद पहुंचे, लेकिन समरकंद भी जो है वो हाथों से जा चुका था। लेकिन बाबर ने हिम्मत नहीं हारी। याद रखिएगा कि फरगाना को 1498, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं आपके साथ अलहदा से शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे 12 नंबर पे। 1498 में इसने फरगाना को रिकैप्चर कर लिया। तो बाबर ने कब इसको रिकैप्चर किया था, 1498 में। इसके साथ साथ समरकंद को भी 1500 में इसने रिकैप्चर कर लिया। अब ये चीजें कैसे याद रहेंगी, आसान है, कहानी में थोड़ा सा तो अब याद रखना पड़ेगा। अब इन चीजों को इसी तरह से याद करोगे कि किस तरह से उसने जो है वो मूव ऑन किया। जुनैरा हारून कहती हैं रिपीट 9, पॉइंट नंबर 9। सर जी ठीक हो गया, मैं इसको रिपीट करता हूँ, मैं ये चैट नीचे कर लूँ, मुझे जरा नजर नहीं आ रहा था ये, अब आना शुरू हो गया। अच्छा जी, 9 नंबर पे क्या है जी, हाँ ये इसके चचा का नाम है जी अहमद मिर्जा। उनसे ये बड़ी मोहब्बत करते थे। उनकी वफात के 2 साल बाद जो है वो ये इन्होंने प्लान किया, यानी कि 1496 में उनकी वफात के 2 साल गुजर चुके थे कि मुझे कुछ पता करना है, और फिर अगले साल इन्होंने समरकंद को पता कर लिया। जुनैरा हारून, आई थिंक कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं जी। बाबर समरकंद को फतह तो कर लिया इसने 1500 के एंड पे और 1501 के शुरू में। दोनों ईयर्स में से जो भी ईयर आएगा उसके ऊपर लगाएंगे जी। 1500 का एंड था और 1501 का शुरू था। लेकिन 8 महीने के बाद जो है, 8 महीने के बाद समरकंद दोबारा चला गया। बड़ी बड़े अफसोस की बात। अब की दफा बाबर जो है समरकंद को फतह करने की बजाय, तो उसने सोचा कि मैं दोबारा इसको फतह करूंगा, लेकिन अभी फौरन से उसने कहा कि भाई नहीं, अभी कुछ टाइम नहीं, अब बाद में आएंगे, अभी जो है वो किसी और सिटी को फतह करते हैं। उसने 1504 में निकल गया काबुल की तरफ, काबुल को फतह कर लिया। लेकिन समरकंद का गुस्सा जहन में बाकी था, समरकंद को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 1513 के अंदर
1513 में वापस आते हैं, समरकंद तो फतह करते ही करता है। तो समरकंद को फतह करते ही हैं, लेकिन समरकंद के साथ एक और सिटी को भी फतह कर लेते हैं जिसका नाम बुखारा था। BOKHARA, आलू बुखारा नहीं, सिर्फ बुखारा। तो उसको भी फतह कर लेते हैं। तो बाबर की ये कहानियां बड़ी अच्छी हैं। अभी तक हमने समझा बाबर के बारे में। जहाँ पे हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं, जितनी बातें मैंने बाबर की बताई हैं, तो ये कह सकेंगे मुझे सारी की सारी याद हो गई। वो मी लिखेंगे चैट बॉक्स में, ME, जिन्हें जितनी बातें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, समझने की कोशिश की है बाबर के बारे में, जिन्हें ये सारी चीजें अभी तक याद हैं, दे रिक्वेस्टेड टू राइट मी इन द चैट बॉक्स। 13 पॉइंट नॉट क्लियर। 1504 में उन्होंने काबिल को फतह किया। ये एक सिंपल सा पॉइंट है जैनब रजा, अगर मैंने इससे समझा दिया। चले, किसी को भी नहीं हुआ? नॉट ए सिंगल मी। ओ, मेरे पास कम से कम नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट डन। नईम तो पहले जो है वो हमारे पास नईम है जी, द ओनली पर्सन। अच्छा, खतीजा भी हैं माशाल्लाह से। 2 लोग हैं हमारे पास। 3 वर्दा मुबशर। ओके, वेल डन वर्दा, नईम, और वर्दा, नईम एंड जैनब। क्या आप सबने जो है वो किया। यू हैव एक्सीलेंट मेमोरी। मलिक आमिर हयात कहते हैं मी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। बाबर जो है, पानीपत का नाम सुना होगा। पानीपत की जंग सुननी होगी। 2019 में इंडिया में एक मूवी भी आई थी पानीपत की। मुझे यकीन है आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि जितनी ढंग की चीजें हैं, जितनी चीजों से इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, जितनी चीजें आपका मुस्तकबिल बेहतर कर सकती हैं, वो आपने कभी नहीं देखी होंगी। यकीनन नहीं देखी। किसी ने पानीपत मूवी देखी है? नहीं देखी होगी। क्यों? बैटल फील्ड है पानीपत। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन मूवी इस पे है, वो जरूर देखेगा। अभी अख्तर लावा की मूवी आ जाए तो आप सब देख लेंगे। आज जाते ही देख लेंगे कि लाहौर का बाबा अख्तर लावा। अख्तर लावा के फैन है आप लोग। मैंने देखा है कि उसकी मूवी देख लेंगे। सिनेमाज जो है वो फिल हो जाएंगे अख्तर लावा को देखने के लिए। खैर, मर्जी है आपकी। अच्छा जी, अप्रैल 21 में कुछ ऐसा हुआ। क्या 15 में क्या हुआ जनारा? 15 को एक्सप्लेन, पानीपत की लड़ाई हुई, तो इसके ऊपर मूवी है 2019 में। ये अभी मैंने लिखा है। पानीपत में हुआ क्या था? ये अप्रैल का महीना था, जिस महीने में अप्रैल फूल भी अक्सर मनाया जाता है। 21 अप्रैल। 21 अप्रैल एक और तरह से भी इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ था 21 अप्रैल को? 21 अप्रैल को कुछ और भी हुआ था, बता सकते हैं क्या हुआ था? हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है पाकिस्तान कौम से मायूस होकर चले गए। उन्होंने कहा इन्होंने ठीक नहीं होना, अब हम चलते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल आज अल्लाह के करम से जिंदा हो जाते किसी तरह से, तो हमारे हालात देख के दोबारा फोत हो जाते हैं कि तुम लोगों ने मेरे मुल्क का क्या हाल कर दिया। खैर, ये कहानी फिर सही। 21 अप्रैल 1526 में कुछ ऐसा होता है जो बड़ा खतरनाक है। जंग होती है पानीपत के मैदान के अंदर। अब पानीपत कहाँ पे है, इसको गूगल पे सर्च करना। इंडिया के अंदर है आजकल ये पानीपत जो है। अब इसमें ये लड़ाई होती है बाबर के दरमियान और इब्राहिम लोदी के दरमियान। अब दोनों करेक्टर्स को याद रखना, इसको कभी ना भूलना। पेपर में टाइम एंड अगेन आते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी जो हैं वो, इनके दरमियान ये जंग होते हैं। इब्राहिम लोदी जो है, बाबर जो है, हमारे पास क्या लगता है इसका क्या नतीजा निकलता होगा? क्या नतीजा निकलता होगा? क्या निकला होगा? कौन जीता होगा? बाबर जीता होगा या इब्राहिम लोदी जीता होगा? कौन जीता जी पानीपत की जंग जो है वो? ओके, ग्रेट। अब जो है, यस, हमारे पास जो है बाबर जो है वो इसमें जीता था। ठीक है, पानीपत की जंग, पहली जंग में हमारे पास बाबर जो है वो जीत गया। और अब जो है हम, हाँ, बाबर की एलोकेशन हो गई थी ऐसे में। लेकिन हमारे पास कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है, समझनी है।
एक और करेक्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं आपके सामने एक करेक्टर जो है वो शो करूंगा, और ये हमारे पास जो है करेक्टर हैं जी, ये वाले। अगर ये आपको नजर आ रहे हैं, ये राणा सांगा करेक्टर है। नाम सुना है आपने? राणा सांगा जो है, इनका नाम सुना है कभी? इससे पहले जो है कहानियों में राणा जो है वो, राणा राजपूत बेसिकली एक कास्ट है। एक ऐसी कास्ट है जो कि 3 कंट्रीज के अंदर पाई जाती है। राणा जो है वो आ, राजपूत जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल के अंदर है। और राणा फैमिलीज के जो ओरिजिन थे, आ, ये बेसिकली हिंदुइज्म से मोहम्मद बिन कासिम आए और उन्होंने इस्लाम फैलाया, और यहाँ से जो है वो फिर मूव ऑन किया। इस कास्ट के अंदर राणा सांगा से रिलेटेड जो बात है वो आपको बताना जो है वो जरूरी है। बड़ी ब्रेव कास्ट है ये, इसलिए नहीं कि मैं राणा हूँ। कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, तो डेफिनेटली सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली, क्योंकि राणा सांगा हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बड़ी ब्रेव कास्ट है राणा सांगा जो है। ये म्योर नामी एक सिटी है इंडिया में। ये एक ऐसी कौम है, राणा राजपूत जो है जिद की बहुत पक्की है। अब राणा सांगा जो है वो जिद का इतना पक्का था, इसको 100 फाइट्स का हीरो कहा जाता था। 100 जंगें थी, इसने कभी नहीं हारी थी। ठीक है। और वजह यही थी कि अनापरस्ती का खेल था। सिखिज्म और हिंदुइज्म दोनों कास्ट में, दोनों रिलीजन्स में ये लोग डिवाइडेड थे। मुसलमान तो खैर बाद में ताजिर जब आते हैं तो वहां से फिर इस्लाम फैलता है और वहां से आगे चलते हैं। बाबर का झगड़ा होता है जी राणा सांगा से। अब ये मुकामी है, ये मुकामी है यहाँ का। जो बाबर जो है उसका मुकाबला है राणा सांगा से जो कि मुकामी है। अब ये जो मुकाबला होता है राणा सांगा से, वो जिस पॉइंट के ऊपर होता है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना। उसको हम कहते हैं जी, एक सेकंड, ये मैं नीचे थोड़ा सा कर लूँ इसको। शांति। 1527 में ये होता है इन द फील्ड ऑफ खानवा। ये नहीं लिख रहा, अब लिखेगा ये। ओके जी, ये हमारे पास होता है जी फील्ड ऑफ खानवा। यहाँ पे मुकाबला होता है और डेट है जी 1527। राजपूत जो है बड़े बहादुर थे, लेकिन क्या हुआ, इस जंग में बाबर ने उन्हें हरा दिया। बाबर ने हरा दिया राणा सांगा के। जो 100 वॉर्स का फाइटर था, 100 वॉर्स जीत चुका था, उसके लिए ये बड़ी परेशान कुन बात। उसने, कहा जाता है कि लेटर ऑन वो मूव कर गया, भाग गया, सुसाइड कर ली। इस चीज के बारे में हिस्टोरियन डिवाइडेड है। बट हमारे पास जो है राजा राणा जो है, राणा सांगा के साथ ये डिफीट जो थी, इसने बाबर को एक बड़ा जबरदस्त मुकाम दिया। अब हमारे पास यही वजह है, ये बताना इसलिए जरूरी था कि बाबर के ऊपर जो बाकी बातें लिखी जाती हैं, 3 किताबें जो है वो उसकी ऑटोबायोग्राफी पे लिखी गई। तो ये बातें, ये किताबें जो हैं, एक पहली का नाम है जी तो उसके बाबरी, जिसको मैंने बता चुका। दूसरी का नाम हमारे पास है जी बाबरनामा। तो बाबरनामा, तुझके बाबरी, और वाकई अगर हम उर्दू में लिख लें तो ये वाकयात हो जाएगा। वाकयात है बाबर। और तस्के बाबरी का मैं पहले ही तस्करा कर चुका हूँ। तो ये चीजें जो है, मुगल जो है, मुगल्स ये सेंट्रल एशिया से आपके पास आते हैं। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। 1530 में ये हुकूमत चले जाती है इसके बेटे के पास। बाबर का बेटा जो है हुमायूं, उसके पास चला जाती है। और हुमायूं एक ऐसा बहादुर बच्चा था जिसकी वफात जो है सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। किस किस को पता है कि जो हमारे पास हुमायूं था, उसकी वफात कैसे होती? अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे रिमूव करने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या आपने ऑलरेडी ले लिया हुआ है? देन ले लिया हुआ है, चलें, दैट्स एन एक्सलेंट थिंग अगर आपने ले लिया तो। अच्छा जी, हमारे पास हुमायूं, ये जो है हमारे पास जी हुमायूं है। हुमायूं
हुमायूं साहब जो हैं, इनका मुकम्मल नाम जो है, अब हम दूसरे कैरेक्टर समझ जाएंगे, बाबर को इतना ही हमने करना था। इनके बारे में पहली चीज याद रखिएगा, इनका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। मुकम्मल नाम जो है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है, ये आप लिख लीजिएगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हुमायूं को शिकस्त दी थी आके शेर शाह सूरी ने, ये नाम भी आपने कभी नहीं भूला, शेर शाह। हुमायूं एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने जिसको मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी गई। इसको पहला बादशाह था मुगल बादशाहों में, बाद में तो बहुत से आए, लेकिन ये पहला था जिसको एग्जाइल में रहना पड़ा था, और इसने इंडिया को दोबारा आके रिकैप्चर किया था, लेकिन इसको जलावतनी काटनी पड़ी। हमारे भी एक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जलावतनी काट रहे हैं, आपको पता है उनका नाम क्या है? वो भी आजकल भी वो एग्जाइल में रह रहे हैं, आपको पता है? नवाज शरीफ साहब हैं वो। अच्छा देखें, पहले भी हमारी हुकूमत जो है वो लंदन से ऑपरेट किया करते थे, अब भी हमें लंदन से ऑपरेट किया जाता है। शायद हम कभी निकल नहीं सके इस चक्कर से, शायद हम कभी इससे आगे नहीं निकल सकेंगे। खैर, मैं एटॉमिक पावर किसने बनाया? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मियाँ साहब के बड़े कारनामे हैं। और शायद मियाँ साहब से ज्यादा हमारे, आपको पता है कि हम डिफॉल्ट करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आज डॉन की रिपोर्ट थी कि हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं, नहीं आप बताइएगा? नहीं, माशाल्लाह से काफी हैं। हमारे पास जो है वो कितने रिजर्व्स हैं, कितने ट्रिलियन बिलियन जो हैं हमारे पास रह गए हैं? 5.8 हमारे पास जो है वो बिलियन के रिजर्व्स हैं, बल्कि 5.6 के, सॉरी आज की जो रिपोर्ट थी 5.6 के जो है वो हमारे पास रिजर्व्स हैं। ये भी आप जो है वो याद रखिएगा, क्या पता कि आपको पास जो है वो पेपर में आ जाए। और आपको पता है कि इंडिया के जो हैं वो फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं? इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स कितने होंगे? एनी आइडिया अबाउट दैट? एनी? उनके रिजर्व्स हैं 533 बिलियन डॉलर्स। 533 बिलियन डॉलर, ठीक है, 533 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास जो है? 5.6 बिलियन डॉलर। हकीकत की बुनियाद पे देखें ना कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, बहुत हो गया, हिंदुस्तान ये वो इन्होंने कर दिया, लाइक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान सारे को आप एटम बम मार के तबाह कर दीजिए, लेकिन आप कंट्री में क्या चल रहा है? बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स आपको पता है कितने हैं? बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स जो है वो, बांग्लादेश के पास जो है वो इस वक्त जो है वो 24 मिलियन, यानी कि अगर आप इस बिलियंस में कन्वर्ट करें तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनके 11 बिलियन डॉलर्स पे रिजर्व हैं, 11 बिलियन डॉलर्स पे। और ये वो लोग हैं जो कि हमसे 1971 में जो है वो बेचे 11 बिलियन डॉलर, हम उनसे भी नीचे हैं, ठीक है। और हमारे पास पाकिस्तान के जो है वो 5.6 हैं। ये ये रिजर्व्स जो हैं वो क्या होते हैं, किसी को पता है? ये क्या होते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट है, चले मैं आपको बता दूं। हमें किसी को आइडिया हो फॉरेन रिजर्व जो है वो ये क्या होते हैं? फॉरेन रिजर्व जो है ये बेसिकली है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री के पास कितने एसेट्स हैं रिजर्व में पड़े हुए सेंट्रल बैंक में, फॉरेन करेंसीज के अंदर जो है वो, ठीक है। अब हमें जो है ये रिजर्व इस्तेमाल होते हैं किसी भी कंट्री की लाइबिलिटीज जानने के लिए, कि ये कितना इसकी मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो टाइट है, कितना जो है ये कंट्री बोझ उठा सकती है, इस कंट्री की वर्थ क्या है, ठीक है। और जब ये कंट्री अपने फॉरेन रिजर्व से आउट हो जाती है, वो डिफॉल्ट कर जाती है, ठीक है। और जब जो है वो खत्म हो जाते हैं तो फिर जो श्रीलंका में होता है फिर वही होता है, ठीक है, विच इज रिजर्व फॉर मनी मीटिंग लाइबिलिटीज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो खैर जी, हम इस वक्त जो है वो सबसे पीछे हैं। और आखिरी क्वेश्चन, किसी को आइडिया है अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं? एनी आइडिया अबाउट अफगानिस्तान? सर बट व्हाई इज सार्क स्टिल कॉलिंग वी आर नॉट गोइंग टू बैंकरप्ट? ये भी मैं बताता हूँ। अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स है जी 9.8 बिलियन डॉलर्स। अफगानिस्तान, खुदा की पनाह, वो कंट्री जिसमें हमेशा वॉर में रही है। अब देखें कि हम कहाँ पे हैं।
देखिए नहीं, अगर इसहाक डार ये कह दे कि फॉरेनर्स हम नहीं बैंकरप्ट कर रहे हैं, अब टेलीनॉर पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, टेलीनॉर जो है वो उन्होंने अपनी जैज के साथ मर्जर की रिक्वेस्ट कर दी, हाथ बांध के उनसे कहा कि यार ये हमसे कंपनी ले लो। अंदरूनी जो है वो अंदर खाते मीटिंग्स उनकी हुई, मिलत ट्रैक्टर्स ने बंद कर दी अपनी प्रोडक्शन जो है वो, टोयोटा ने बंद कर दी, होंडा ने कर दी, मैंने अपनी गाड़ी नहीं निकलवानी थी वो निकलवा सका। तो इस आग डर अगर ये कह दे कि भाई हम लोग जो है नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम लोग तबाह हो जाएंगे, कंपनियां छोड़ के चले जाएं, हर एक को अपना सासा डूबता नजर आए वो पैसे निकाल के चले जाएं। टेलीनॉर ने उनकी बड़ी इंटरनल रिपोर्ट, उन्होंने कहा जी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे ऑपरेट करें, वी वांट टू लीव पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ेंगे जोंग, वैसे चाइना की है, हमारे पास तो बचती है हमारी यूफोन है, और जैज भी जो है वो हमारी अपनी नहीं है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं। दैट्स अ पॉइंट एक्चुअली, लेकिन इसको जो है वो जरूर देखेगा। ये चीजें आपसे काफी, ये जो हमने फॉरेन रिजर्व की बातें की हैं ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कहने भी। आगे चलते हैं जी। मैंने एक बिरादरी का बताया लाहौर में जो है वो सबसे ओल्ड है, वो कौन सी बिरादरी थी लास्ट टाइम, जस्ट टू चेक इट आउट कि आप इसको समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। वो कौन सी बिरादरी है जी? कामरान बिरादरी, एग्जैक्टली। अच्छा जी, याद रखिएगा कि ऐसा मुगल एम्परर जो कि सीढ़ियों से घिर के जो है वो मर गया था, वो हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं ने सीढ़ियों से गिरकर अपनी जान दे दी। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, हुमायूं जो है बड़ा अच्छा था अपने भाइयों के साथ। इसका एक भाई होता था कामरान जो है, वही जिसकी हम कामरान ब्रादरी की बात कर रहे हैं ना, ये स्टेप ब्रदर था। इसने इसको दो जो है वो दे दिए, बड़ी बड़ी अपनी सॉर्ट ऑफ कंट्रीज कह लीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान तो उन दोनों में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन कंधार और काबुल, जिनको मिनी कंट्रीज कह लीजिए, मिनी स्टेट्स कह लीजिए, दो जो है वो इसने इनको दे दी, हुमायूं ने। किसको? कामरान को दे दी। तो अगर हुमायूं के उस भाई का क्या नाम है जिसको उसने जो है वो काबुल और कंधार दिया, उसका नाम कामरान था। ठीक है, हमारे पास जो है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा मूव करते हैं। नहीं, हुमायूं जो है वो बाबर के बाद जो है वो बना ना, तो मैंने क्या बताया कि कब जो है वो हुमायूं बना, कब बना जी, मैंने बाकियों को भी बताया। दिसंबर 1530 में नहीं, दिल्ली के ऊपर जो है वो आया, उस वक्त इसकी 22 साल की उम्र थी। ठीक है, और इसका जो सेला भाई था फिर उसने वो कंधार उनको जो है वो दे दिया। ओके जी, ताकि बाकी भी एक्टिव है या नहीं है। हुमायूं जो है, ये तो बता दिया मैंने कि सीढ़ियों से गिर के मरा। ये मरा कब था जी, फोर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई इसकी जो है वो 1556 में इसकी डेथ हुई, ये भी याद रखिएगा। हुमायूं ने अपनी हुकूमत जो है वो खो दी, वो गुम कर दी। हुमायूं ने एग्जाइल के अंदर जो है वो हुकूमत की, और सॉरी अरसा गुजारा, 15 साल तक जो है ये एग्जाइल के अंदर जो है वो जो रहा, एग्जाइल में इसने हुकूमत अ, अपना वक्त गुजारा। और जो हुकूमत वहां पे इसने जो है वो क्या करनी थी, ये जाके शियाइज्म जो है उनके प्रमोट करने के लिए उनसे जाके मिला था, वो भी हम बातें डिस्कस करते हैं। कोई मसला बुरा नहीं है जी, मैं बता रहा हूँ कि हुमायूं जो है वो चूंकि शियाइज्म को प्रमोट करना था, तो इसलिए जो है ये वहां पे एग्जाइल में चला गया, और फिर वहां से इसको सपोर्ट मिली, और म्यूचुअल बेनिफिट्स की तरह तरह जो है वो दोनों एक दूसरे को आगे लेके आए। ये दूसरा कौन था, इसके ऊपर मैं अभी बात करता हूँ। आगे चलते हैं। जो है हुमायूं का जो टॉम्ब है, इसके बाप का जो है वो टॉम्ब तो कहीं और था, तो इसका जो है वो अलबत्ता वो है दिल्ली के अंदर जो है वो। बाबर का जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ पे है? मैंने अभी बताया आपको कहानी में, वो कहाँ पे है जी? काबुल के अंदर है, वो हमारे पास है जी काबुल में। हाँ, मैंने शेरशाह सूरी का नहीं बताया, क्योंकि शेरशाह सूरी इसके बाद आएगा और मैं उसके मुतालिक बड़ी डिटेल में बात करूंगा। मैंने इसकी अभी नहीं बताया, एग्जाइल के ऊपर हमने मुकम्मल बात ही नहीं की अभी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें इसके बारे में जो है, हुमायूं जो है
इसको हुआ कुछ यूं था कि जब इसको एग्जाइल करने की वजह ये थी, हुमायूं को शेर शाह सूरी की तरफ से, मोहम्मद लोदी की तरफ से और एक और बादशाह बहादुर शाह की तरफ से खतरा था। हुमायूं का सबसे जो खतरनाक दुश्मन था जी, वो था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी वो वाहिद बंदा था जिसने हुमायूं को होमलेस कर दिया। हुमायूं भटकता फिर रहा था जी एक जगह से दूसरी जगह, और ये होमलेस हुआ था जब इसको कनूज के अंदर जो है वो, कनूज के मुकाम पर, कनूज की जो जंग है उसके अंदर जो है वो शिकस्त हुई थी। तो इसको कनूज की डिफीट के बाद जो है वो ये होमलेस हो गया। अब शिकस्त होने के बाद जो है एक बादशाह का बेटा था, इसने क्या किया, फिरता फुरता मदद मांगता जो है वो इसने सोचा कि मैं पर्शिया चला जाऊंगा, पर्शिया जाने के बाद जो है मैं वहां से मदद मांगूंगा। हुमायूं पर्शिया पहुंचा, जवान बादशाह था, इसको बड़ी वार्म रिसेप्शन दी गई। पर्शिया से जो है वो हमारे पास वहां पे उस वक्त पर्शियन में कोई शाह थे, उनकी हुकूमत थी, एग्जैक्ट नेम मुझे मुकम्मल अभी ज़हन से स्किप हो गया। शाह ऑफ पर्शिया उनका टाइटल था। शाह ऑफ पर्शिया ने उसको कहा कि जी ठीक है, हुमायूं शेरशाह सूरी ने हमला कर दिया, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहली बात यह है कि तुम्हें शिया बनना पड़ेगा। सो हुमायूं के लिए जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि भाई अब जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास शेरशाह सूरी जो है वो, उसका अगर तुमने मुकाबला करना है तो शियाइज्म की तरफ आओ, पहले तो तुम शिया बन जाओ। उसने कहा जी ठीक है, मैं तो बन जाऊंगा। दूसरे नंबर पर मसला ये था कि भाई तुमने ना सिर्फ खुद शिया बनना है बल्कि सब कॉन्टिनेंट में, अगर हम शेरशाह सूरी को हटा देते हैं तो तुम वहां पे भी शियाइज्म को सेपरेट करोगे। अब 1545 के अंदर जी, 1545 के अंदर क्या होता है जी, अब पर्शियन ट्रूप्स की मदद से हुमायूं जो है वो कैप्चर करता है काबुल और कंधार। ठीक है जी, जो काबुल है और कंधार है, इन दोनों को ये जो है वो रिकैप्चर करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसको समझने के लिए उसी लिंक से हम क्लास को दोबारा ज्वाइन करते हैं और इससे आगे जो है वो चलते हैं। सो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें और आगे चलते हैं।